प्राचीन इतिहास के कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। मौर्य वंश चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की बात हम कर चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे राजा की बात करने वाले हैं जिसका नाम भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाता है। एक ऐसे राजा हैं जो पहले बहुत गुस्सैल लड़ाकू थे, लेकिन एक लड़ाई ने उनका दिल ऐसा बदल दिया कि वो शांति और धर्म की बातें करने लग गए। जी हाँ, हम बात करेंगे मौर्य वंश के सबसे ताकतवर राजा सम्राट अशोक की। ये कहानी की शुरुआत होती है आज से बहुत साल पहले। एग्जैक्ट बोलूँ तो 269 ईसा पूर्व की मैं बात बता रहा हूँ। तब राजा बिंदुसार के बाद उनके बेटे सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर बैठे थे। एक पुरानी किताब है दिव्यावदान, जिसमें ये लिखा है कि सम्राट अशोक की माँ का नाम सुभद्रांगी था। पुराने ग्रंथों में सम्राट अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक उज्जैन जो था ना, उज्जैन इलाके के गवर्नर हुआ करते थे। इससे ये पता चलता है कि उन्हें राजकाज को चलाने का बहुत पहले से तरीका मालूम था। एक मज़े की बात यह है कि बहुत समय तक इतिहासकारों को ये पक्का पता नहीं था कि जो पुराने पत्थरों में देव नाम पियदस्सी लिखा हुआ है, इसका आखिर ये है कौन। मैं इसका मतलब आपको बता दूं, इसका मतलब होता है देवताओं का प्यारा, देखने में सुंदर। लेकिन बाद में देखा गया कि मास्की, गुर्जरा जैसी जगह हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे लेख मिले हैं जिसमें साफ साफ अशोक का नाम लिखा हुआ है। तब जाकर पता चला कि जो देवनाम पियदस्सी है ये सम्राट अशोक को ही कहा गया है। कर्नाटक में तो एक पत्थर की मूर्ति पर रान्यो अशोक लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब होता है राजा अशोक। तो एक और पक्का सबूत मिल गया कि हाँ भाई, ये सम्राट अशोक के लिए ही लिखा गया है। एक लेख में तो सम्राट अशोक खुद को मगध का राजा भी बताए हैं। अशोक की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब राजा बनने के 8 साल बाद, यानी 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग जो आज का ओडिशा वाला इलाका है, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। वो एक बहुत ही भयानक जंग थी। अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली, उस समय राजधानी तोसली थी, उस पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन इस लड़ाई में इतना खून बहा, इतने लोग मारे गए कि उनका दिल दहल गया। ये देखकर वो अंदर से हिल गए। इस घटना का जिक्र उन्होंने पत्थर पर लिखे अपने 13वें संदेश में किया है। आगे आप पढ़ेंगे उन शिलालेख, तो जो 13वां संदेश है उसमें उन्होंने इस युद्ध का जिक्र किया है, जहां उन्होंने बताया है कि कैसे उनका दिल बदल गया था। कलिंग की लड़ाई के बाद सम्राट अशोक ने फैसला कर लिया कि अब लड़ाई के जो ढोल बजाए जाते थे लड़ाई से पहले, युद्ध से पहले, जिसे भैरी घोष कहा जाता था, अब वो नहीं किया जाएगा, बल्कि शांति और धर्म का संदेश फैलाया जाएगा, जिसे धम्म घोष कहा जाता है। कहते हैं कि उपगुप्त नाम के एक बौद्ध गुरु थे जिन्होंने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। एक किताब है रजत रंगणी। इससे ये पता चलता है कि सम्राट अशोक पहले शैव धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में उन्होंने पूरी तरीके से बौद्ध धर्म को अपना लिया था। धर्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक महल में नहीं बैठे थे, बल्कि उन्होंने कई यात्राएं भी की, बहुत इम्पोर्टेंट यात्राएं भी की हैं। राजा बनने के 10वें साल में वो बोध गया गए थे, और राजा बनने के 12वें वर्ष वो निगाली सागर गए थे, और 20वें वर्ष वो लुम्बिनी पहुँचे थे, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी में उन्होंने लोगों का भला करने के लिए ज़मीन का टैक्स घटाकर सिर्फ 1/8 हिस्सा कर दिया था, और वहाँ लगने वाला एक धार्मिक टैक्स भी उन्होंने माफ़ कर दिया था। इसका सबूत हमें कहाँ मिलता है? इसका सबूत हमें रूमनदेई नाम की जो जगह है, वहाँ पर जो एक स्तंभ लेख है, उससे मिलता है। देखिए, सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म और अपनी अच्छी बातों का प्रचार किया। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका तक भेजा था। कहा जाता है कि उन्होंने करीब 84,000 स्तूप बनवाए थे। लोगों को अच्छा नेक जीवन जीने के लिए वो प्रेरित करते थे। एक दूसरे धर्म के लोग थे कुछ जो आजीवक संप्रदाय को मानते थे, उनके लिए उन्होंने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण भी करवाया था। आज हम सम्राट अशोक के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो ज़्यादातर उनके पत्थर पर लिखे संदेशों की वजह से है। एक इतिहासकार थे D.R. भंडारकर, जिन्होंने इन्हीं लेखों को पढ़कर सम्राट अशोक का पूरा इतिहास लिखा था। ये लेख 3 तरह के हैं। पहला है शिलालेख, जो चट्टानों पर लिखा गया है। दूसरा है स्तंभ लेख, जो खंभों पर लिखा गया है। और तीसरा गुहा लेख, जो गुफाओं में लेख लिखे गए हैं। तो अशोक के अभिलेखों में ये 3 चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में इसे पढ़ेंगे। इन अभिलेखों को कहाँ कहाँ से मिले हैं, कितने कितने संदेश लिखे हैं, वो डिटेल में पढ़ेंगे। ज़्यादातर ये प्राकृत भाषा में मिलेंगे, लेकिन कुछ जगहों पर अन्य
भाषा में भी हैं, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। कौन सा जो स्तंभ लेख या कौन सा शिलालेख किस भाषा में है, और ये 4 अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं, अलग अलग लिपियों में लिखे गए हैं। जो ज़्यादातर इसमें लेख आपको मिलेंगे ब्राह्मी लिपि में है, कुछ खरोष्टी लिपि में, कुछ ग्रीक और अरमाइक लिपि में भी है। वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएगा जब इन अभिलेखों के बारे में आप पढ़ेंगे। अब मगर सवाल ये उठता है कि सम्राट अशोक इतने बड़े साम्राज्य को चलाते कैसे थे। इसके लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम उनका था। राजा के साथ काम करने वाले जो लोग थे वो इम्पोर्टेंट है, वो देख लीजिए। राजा की मदद के लिए मंत्रियों की एक टीम होती थी जिसे मंत्री परिषद कहते थे। किसी को भी मंत्री बनाने के लिए पहले उसकी ईमानदारी का पूरा टेस्ट होता था। इसके अलावा सम्राट अशोक ने अपने पूरे बड़े साम्राज्य को 5 हिस्सों में बांट दिया था। कौन कौन से हिस्से थे? एक था उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, दूसरा अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और तीसरा कलिंग जिसकी राजधानी तोसली थी, चौथा दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी, और 5वां पूर्व प्रांत या पूर्वी प्रांत जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उस समय सबसे छोटी इकाई गांव थी जिसके मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। 10 गांवों के इंचार्ज को गोप कहते थे। और मेगास्थनीज नाम की एक जो लेखक हैं, उन्होंने बताया कि शहर का सारा काम 30 लोगों की एक कमेटी देखती थी जो 6 छोटी छोटी टीमों में बटी हुई थी। मतलब हर टीम में 5 लोग होते थे, और ये सब जन्म मरण का हिसाब, विदेशियों की देखभाल और व्यापार जैसे काम देखते थे ये। इसके अलावा बड़े बड़े अफसर भी हुआ करते थे। अर्थशास्त्र किताब में 18 सबसे बड़े अफसरों का जिक्र किया गया है। इनमें से कुछ जो ऑफिसर हैं वो कौन से थे, उनके नाम बताता हूँ मैं। एक समाहर्ता थे, टैक्स इकट्ठा करने वाले, जो आज के आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा सन्निधाता, खजाने की देखभाल करने वाले जो खजानती थे वो हैं। थर्ड है सेनापति, सेना के लीडर जो थे। इसके बाद प्रदेष्ठी, जो कमिश्नर आप कह सकते हैं। इसके अलावा जिले के जज को राजुक कहा जाता था उस समय। और पूरे राज्य में जासूसों का एक मजबूत नेटवर्क भी था जिन्हें गुड़ पुरुष कहा जाता था। सेना की बात करें तो पुराने यूनानी लेखकों के मुताबिक मौर्य सेना बहुत बड़ी थी, जिसमें लाखों पैदल सैनिक थे, हजारों की संख्या में घुड़सवार और हाथी थे। और जस्टिन नाम के एक लेखक ने तो चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह तक कह दिया था। उस समय समाज की बात करें, मेगास्थनी ने भारतीय समाज को 7 तरह के लोगों में बांटा हुआ था। पहला था ज्ञानी लोग, जो दार्शनिक लोग थे। दूसरा किसान, थर्ड है पशु पालने वाले, और फोर्थ है कारीगर, 5th है सैनिक, और 6 है जासूस, और 7th है मंत्री। उस समय की सरकारी जमीन को सीता भूमि कहा जाता था। इसके बाद अंत मौर्य वंश के ने करीब 137 वर्षों तक राज किया, और इस वंश का जो आखिरी राजा थे बृहदर्थ, 185 ईसा पूर्व में उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी, और मगध पर शुंग वंश का शुरुआत हो गया था। तो ये था सम्राट अशोक के बारे में जानकारी। इसकी नेक्स्ट क्लास में सम्राट अशोक के अभिलेखों को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।